हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। या आपको कोई टॉपिक नहीं भी समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एक सेंटर ने 60 प्लान एक्शन की बात की है, 60 पॉइंट एक्शन प्लान की। तो उन 60 पॉइंट एक्शन प्लान में कुछ बातें यहाँ पर मेंशन की गई है, तो वो हम देख लेते हैं कि 60 पॉइंट एक्शन प्लान में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम 60 पॉइंट एक्शन प्लान को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी बात, बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करना है ताकि बिजनेस सेक्टर्स में ज़्यादा लोग आएँ। इसके अलावा तीसरी बात, सिविल सर्विसेज को अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर जो भी 60 पॉइंट एक्शन प्लान है उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। एक तो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस क्लाइमेट इम्प्रूव करना, और तीसरी बात सिविल सर्विसेज को अपग्रेड करना है। अब बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात, परमिशन से डन अवे किया जा रहा है कि ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल विंडो क्लियरेंस में यहाँ पर परमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इन 10 सेक्टर्स। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा रहा है और ऑन पार लाया जा रहा है विद द वियतनाम एंड इंडोनेशिया। इसके अलावा क्लियरेंसेस के लिए ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन होगा। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल लॉज है उनको एक एक्ट के अंदर सब्ज्यूम कर दिया जाएगा जिसमें सारे प्रोविजन मेंशन रहेंगे। अब बहुत सारे एक्ट्स होते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो हर एक्ट में जाके हर एक्ट के तहत अलग अलग यहाँ पर क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक ही एक्ट में सब्ज्यूम हो जाएगा तो यहाँ पर क्लियरेंस लेने में आसानी रहेगी। इसके अलावा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने नेशन बिल्डिंग में। तो उसका यूज़ करने के लिए क्या करें, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर स्किल दी जाए। तो मेंटरिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टार्टअप्स एंड स्किलिंग प्रोग्राम्स फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स। तो यहाँ पर जो इमर्जिंग सेक्टर्स है उसमें स्किल प्रोवाइड की जाएगी जो भी हमारे यूथ है, ताकि हमारे देश में जॉब्स क्रिएट हो। नेक्स्ट बात, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, तो स्कॉलर्स हर जगह यूज़ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप को देने के लिए। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड, अभी पैंडेमिक की वजह से जब एजुकेशन वो ऑनलाइन हो गई है, तो यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं उनको एक्सेस करने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पास ये इसमें जैसे कि उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर स्मार्टफोन्स होते भी हैं तो यहाँ पर इंटरनेट का पैक लेना ये भी कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है, तो इस डिजिटल डिवाइड को यहाँ पर ब्रिज करने की कोशिश की जाएगी। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको जो भी इंडिजिनस टैबलेट्स बनाए जाएंगे, लैपटॉप्स बनाए जाएंगे, तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक डिजिटल कंपोनेंट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करना है, तो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा देखा गया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पर गवर्नमेंट टारगेट रखती थी तो उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं पाता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी स्पीडेड अप टू मीट द टारगेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जब हो नहीं पाता फिर लास्ट में क्या होता है, मार्च रश होता है, तो वैसा ना हो इसके लिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर कैलिब्रेटेड तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर सिविल सर्विसेज की अपग्रेडेशन की बात की, तो ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट्स के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर। साथ ही एक्सपर्टीज़ इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी। परफॉर्मेंस बेस्ड वर्किंग होगी, बेसिकली उनका इवैल्यूएशन होगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं। उनको टारगेट्स दिए जाएंगे, तो जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में टारगेट दिए जाते हैं वैसी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को भी अब टारगेट्स दिए जाएंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए ये बोला गया जैसे कि ओडिशा मॉडल बहुत अच्छा है, हॉकी को जो रिवाइव किया है वो ओडिशा मॉडल नहीं किया है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है वो ओडिशा मॉडल को यहाँ पर अडॉप्ट करेगा स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ाने के लिए। तो द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ बीन आस्क्ड टू अडॉप्ट द ओडिशा मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एट अ नेशनल लेवल। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है तो वो यूज़ करेगा जैसे कि आरबीआई अपने सर्कुलर्स को इशू करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो भी अपने सर्कुलर को उसी तरीके से इशू करेगा। इसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग को टारगेट दिया गया है कि 5 ईयर्स में यहाँ पर पॉवर्टी का इरेडिकेशन करना है। इसके अलावा जो स्लम्स डेवलप हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ऐसी रेसिडेंशियल स्कीम होनी चाहिए कि स्लम्स का फॉर्मेशन ना हो। तो द प्लान ऑल्सो रिकमेंड्स यूजिंग आधार फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स। तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स चलती हैं तो वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड बन पाए, इसके लिए आधार का यूज़ होगा। तो अगर आधार से डेटाबेस यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको, जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं उनको स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक फैमिली डेटाबेस डिज़ाइन बनाने की बात की गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को जिसका काम दिया गया है। और फैमिली डेटाबेस डिज़ाइन को भी वैसे ही प्रमोट किया जाएगा जैसे कि आधार कार्ड को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा हमारा मेन फोकस रहने वाला है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी।
और बस यही सारी 60 पॉइंट एक्शन प्लान में। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज को अपग्रेड करने की बात की गई है। दूसरी बात यहाँ पर बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और तीसरी बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब कैसे बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूव होगा, तो यही कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाए, ताकि यहाँ पर हर जगह पिलर टू पोस्ट रन करने की ज़रूरत ना पड़े क्लियरेंस लेने के लिए। सिविल सर्विसेज को कैसे अपग्रेड किया जाएगा, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन बेस्ड परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ कन्फ्यूजन करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करने वाला है, डिजिटल डिवाइड को कैसे कम किया जाएगा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पॉवर्टी का एरेडिकेशन कैसे करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट कलेजियम कोई भी नाम डिसाइड करता है और वो सेंटर को नाम भेजता है, और अगर एक बार नाम वापस कर दिया जाता है बाय द सेंटर, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है और जो कलेजियम है बेसिकली वो फिर से नाम को रीइटरेट करता है, तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब सेंटर को उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया कि रीइटरेशन के बाद भी यहाँ पर जो सेंटर है वो अपॉइंटमेंट नहीं करता है। तो इन येट अनदर डिपार्चर फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। तो आपने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस तो लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। तो उसमें जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है तो उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। तो उसमें बेसिकली ये बोला गया था कि अगर वापस से कलेजियम एक बार नाम फिर से रिट्रेट करता है तो यहाँ पर सेंटर को अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया कि सेंटर अपॉइंटमेंट नहीं करता है और सेंटर बहुत टाइम तक उन नामों को लेकर बैठा रहता है और उन पर कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। अब यहाँ पर WHO है, जो WHO ने अभी तक कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के लिए अप्रूवल नहीं दी है। अगर WHO इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के लिए अप्रूवल दे देता है कोवैक्सिन को, तो जो दूसरे नेशंस है वो कोवैक्सिन से जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए जो मैंडेटरी क्वारंटीन है वो फिर उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक WHO ने इमरजेंसी यूज़ यहाँ पर नहीं दी है। तो WHO clearance is a crucial step in Covaxin being accepted by foreign governments. EUL is important to remove uncertainty around overseas travel by Indians inoculated with this vaccine. तो इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल्द ही शायद इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग यहाँ पर हमें WHO से मिल जाए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एक रोज़गार बाजार ऐप है इनका, दिल्ली गवर्नमेंट का। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जॉब सीकर्स को जॉब गिवर से कनेक्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इंडिया और इजराइल, तो यहाँ पर आपको ये पता होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो इजराइल गए हुए हैं। तो यहाँ पर इजराइल ने डिसाइड किया कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो इजराइल उसको ज्वाइन करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पर इजराइल ज्वाइन कर रहा है। और दूसरी बात, इजराइल और इंडिया के रिलेशंस कहाँ बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर वाटर और एग्रीकल्चर में यहाँ पर हमारे जो कोऑपरेशन है वो बढ़ सकता है। एक यहाँ पर आर्टिकल भी आया है, इंडिया इजराइल के रिलेशंस को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे इंडिया इजराइल रिलेशंस को लेकर। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल क्या बेसिकली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 23% है यूपी में। तो यहाँ पर बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली ये जो बीजेपी है ये कैसे कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी और ये लोग एक जाट ऑफ फेस लेकर आए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये देख लिया। अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगी जिसमें यहाँ पर जो बीजेपी की मिनिस्टर है वो बात कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी कास्टलेस पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है और यहाँ पर ये यूपी में एक दलित फेस ढूंढ रहे हैं ताकि इनको दलित के वोट्स मिल सकें। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन की वजह से देखा गया कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। अब ये VITT को बोलते हैं, वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये नाम इतना बड़ा सा लग रहा है लेकिन बेसिकली ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और लो प्लेटलेट्स हो जाती हैं। तो ये देखा गया है कि एडोनो वायरस वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद यहाँ पर देखा गया है कि कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और लो प्लेटलेट्स हो रही है, उसको ही VITT बोला जाता है। तो आगे हम चलते हैं, अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले अफगानिस्तान को लेकर इंडिया की ये पॉलिसी थी कि वेट एंड वॉच, पहले हम देख रहे हैं कि क्या करना है। अब लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली है वो बहुत यहाँ पर एक्टिव हो गया अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि अभी NSA मीटिंग करने वाले हैं अफगानिस्तान को लेकर, जिसमें हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को यहाँ पर इन्विटेशन भेजा, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है। तो इन अ रेयर एंड वेलकम इनिशिएटिव ऑन अफगानिस्तान, तो हमने अफगानिस्तान में एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें दिल्ली ने क्या किया है, इनवाइट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को जो भी रीजन के हैं, कि अफगानिस्तान में US के फोर्सेस के विड्रॉल के बाद यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं, इसके अलावा जो तालिबान वापस से आ गया काबुल में पावर में तो उसके क्या चैलेंजेस उसको डिस्कस करने के लिए। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया ने इन्वाइट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अफगानिस्तान के नेबर जो भी हैं सबको इन्वाइट किया गया, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। अब यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को इसीलिए नहीं इन्वाइट किया गया क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान की पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी की, तो ये आपको पता होना चाहिए, तुर्कमेनिस्तान की पॉलिसी स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी की है, इसीलिए आपको ज़्यादातर रीजनल ग्रुपिंग्स में भी तुर्कमेनिस्तान नहीं मिलेगा।
तो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज़ विल पार्टिसिपेट। अभी क्लियर नहीं कि इसमें से कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान को इन्विटेशन तो भेजा, पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो 2016 के बाद तो वैसे भी पाकिस्तान से बातचीत बंद है, तो हो सकता है कि वो इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर ले, ना भी करे। एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके लिए ये अच्छा है। वेल दिल्ली अवेट्स फॉर्मल रिस्पॉन्सेज टू इट्स इन्विटेशन। तो अभी इन्विटेशन के फॉर्मल रिस्पॉन्सेज नहीं आए हैं, लेकिन इनिशिएटिव एक इंपॉर्टेंट चेंज मार्क कर रहा है इंडिया की अफगान पॉलिसी में। क्योंकि अभी तक जब से तालिबान ने यहाँ पर टेक ओवर किया है काबुल को लेके, तो इंडिया की सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है। इंडिया ने कोई भी एक्टिव डिसीजन नहीं लिया है। तो दिल्ली अपीयर्स रेडी टू लुक बियॉन्ड द नैरो बायलैटरल अप्रोच टू अफगानिस्तान। इसके अलावा हम अफगानिस्तान से 1-to-1 बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक रीजनल एजेंडा की बात की है कि एक कोऑपरेटिव रीजनल एजेंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे बायलैटरल टॉक से ऊपर बढ़कर हम यहाँ रीजनल की बात करें कि रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए। हम एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो अब इंडिया है वो बाईलेटरल टॉक से आगे जाके रीजनल कोऑपरेशन की ज़्यादा बात कर रहा है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स विच फॉलोड द आउस्टर ऑफ द तालिबान, तो आपको पता है 2001 में यहाँ पर यूएस ने इन्वेट किया, तो यूएस के इन्वेट करने के बाद तालिबान को पावर से निकाल दिया गया। तो उसके बाद से दिल्ली ने अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। इसके अलावा हमने अफगानिस्तान में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया। हमने वहाँ पर हाईवेज़ बनाए, हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, हमने वहाँ पर सलमा डैम बनाया, हमने बहुत कुछ बनाया। इसके अलावा हम शहतूत डैम भी बना रहे थे। हमने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ पर तालिबान पावर में आ गया तो तालिबान से हमने कभी बातचीत की ही नहीं, क्योंकि हमने तालिबान को कभी वहाँ पर लेजिटिमेट फोर्स समझा ही नहीं। तो हमने जब तालिबान से बात की नहीं, तो उसके बाद अभी हम क्या हो गया, अभी हम बहुत ज़्यादा साइडलाइन हो गए जब यहाँ पर तालिबान ने कैप्चर किए पावर को। तो एज द तालिबान गेन्ड अराउंड इन अफगानिस्तान बाय द लेट 2000 थैंक्स टू सेंचुरी एंड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो दिल्ली सिर्फ बाईलेटरल डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन करता था। एज द क्राइसिस डीपेंड इन अफगानिस्तान इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो लास्ट फ्यू ईयर में जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा डीपेंड हो गई। तो यहाँ पर सारे कंट्रीज़ ने एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिसमें से चाइना और रशिया ने तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स इंडियाज स्टेक इन अफगानिस्तान हैव गॉन अप। तो पिछले 20 सालों में इंडिया के स्टेक बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गए हैं, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हमारा फिर रीजनल अफेयर्स में हमारी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो दिस इज़ अ गुड मूवमेंट कि हमने डिसाइड किया कि अब हम पैसिव स्टैंस बदल के अफगानिस्तान के ऊपर एक्टिव रीजनल डिप्लोमेसी की तरफ जाएँ। तो इनिशिएटिव से एक डोर और भी खुलता है कि हम पाकिस्तान से बाईलेटरल बातचीत कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत बहुत टाइम से बंद है। और पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है अफगानिस्तान में, कि यहाँ पर जो तालिबान आया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेल्प से ही आया। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, तभी वहाँ पर हक्कानी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इन द पास्ट इवन व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वर टॉकिंग टू ईच अदर, पास्ट में जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में बातचीत करते थे तब भी अफगानिस्तान के मुद्दे पे बातचीत नहीं करते थे। तो कीपिंग इंडिया आउट ऑफ अफगानिस्तान हैज़ बीन अ मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के दायरे से बाहर है। एंड सिंस द 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर से जब से 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, तब से पाकिस्तान का यही कहना होता है कि जब तक 370 को वापस नहीं लाया जाता तब तक पाकिस्तान हमसे बात नहीं करेगा। तो इट माइट बी हार्ड देयरफॉर फॉर इस्लामाबाद टू एक्सेप्ट इंडियाज़ इन्विटेशन। तो अब यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने बातें कर रखी हैं पाकिस्तान ने कि जब तक 370 वापस नहीं लाया जाएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में पता नहीं हमारे इन्विटेशन एक्सेप्ट करें या ना करें। येट पाकिस्तान सक्सेस इन री इंस्टॉलिंग द तालिबान इन पावर लुक्स डिफिकल्ट टू सस्टेन। यहाँ पर जो पाकिस्तान ने तालिबान को यहाँ पर इंस्टॉल तो कर दिया पावर में, लेकिन तालिबान को अभी तक किसी ने भी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दी है। तो एक भी कंट्री से अभी तक तालिबान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं मिली है। मीनवाइल यहाँ पर जो तालिबान है उसको जो बेसिकली अफगानिस्तान का बजट है वो ज़्यादातर फॉरेन के द्वारा ही फाइनेंस होता है, फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा फाइनेंस होता है, इंटरनेशनल एड के द्वारा फाइनेंस होता है। तो अभी यहाँ पर सारी इंटरनेशनल एड सब कुछ बंद है, कोई कंट्रीज़ यहाँ पर। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो भी फॉरेन एसेट्स है, फॉरेक्स है, वो भी सब फ्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर चाहिए अफगानिस्तान को कि जो कंट्रीज़ आकर उसकी हेल्प करें, वरना वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाएगा। तो दिल्ली वुड होप दैट इस्लामाबाद टेक इंडियाज़ इन्विटेशन। तो हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं जो पाकिस्तान है वो हमारा इन्विटेशन यहाँ पर एक्सेप्ट करे इन द राइट स्पिरिट, और अफगानिस्तान के ऊपर एक डायलॉग शुरू किया जाए। हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये सेकेंड आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमने डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे न्यू क्वाड इन वेस्ट एशिया। द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिराट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो इजराइल गए हुए हैं, और यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। अब ये कौन कौन से कंट्री, तो इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिराट्स और यूनाइटेड स्टेट्स, और इन कंट्रीज़ का एक क्वाड भी बन सकता है। अब दैट 4-वे कॉन्वर्सेशन इज़ वन एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑनगोइंग विजिट टू इजराइल दिस वीक। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो दिल्ली
बेसिकली मिडिल ईस्ट से ज़्यादा एंगेज होता नहीं था। तो इंडियाज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल नियरली 3 decades अगो ब्रोक द आइडियोलॉजिकल शेकल्स। तो पिछले 30 साल पहले तो हमने इसराइल को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया और इसराइल से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। तो इंडियाज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल नियरली 3 decades अगो ब्रोक द आइडियोलॉजिकल शेकल्स। तो दिल्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस ज़्यादा बात नहीं करता था। बेसिकली मिडिल ईस्ट से हमारे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के रिलेशंस थे ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने रिलेशन बनाना शुरू किए। लेकिन उस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे टैबूज़ हैं। तो अब हम उन टैबू को तोड़ के, उन स्टेरियोटाइप्स को तोड़ के कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बात की गई है। तो द न्यू मिनी लेटरल, तो यहाँ पर जो 4 कंट्रीज़ का मिनी लेटरल है वो ये सजेस्ट करता है कि कैसे अब हम बाई लेटरल रिलेशन, 1-to-1 रिलेशनशिप से बढ़कर यहाँ पर हम रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने अफगानिस्तान में भी रीजनल कोऑपरेशन की बात की और यहाँ पर भी हम इसराइल के ऊपर रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि इंडो पैसिफिक में भी हमने एक क्वाड बना रखा है, तो मिडिल ईस्ट के लिए भी हम एक क्वाड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया कैसे रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है। अब अब्राहम अकॉर्ड में बेसिकली क्या था, ये जो अरब कंट्रीज़ थे इन्होंने इसराइल को बेसिकली रिकॉग्नाइज़ किया था। जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहाँ पर इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे। तो द आइडिया ऑफ एन इंडो अब्राहमिक रिकॉर्ड बिटवीन इंडिया, यूएई एंड इसराइल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय मोहम्मद सोलिमन एंड इजिप्शियन स्कॉलर बेस्ड इन वाशिंगटन। अब यहाँ पर जो अब्राहमिक रिकॉर्ड हुए हैं, यहाँ पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, तो उससे इंडिया को कैसे फ़ायदा हो सकता है, इनके रिलेशन अच्छे हो तो उससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हमें उस पर बेसिकली ध्यान देना है। Our focus then was on India taking full advantage of the normalization of relations between Israel and the Arabs। तो इसराइल और अरब्स के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उन्होंने यहाँ पर जो ये अरब कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करा दिया। तो अब हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। It also points to new openings for India in the region and ever widening possibilities for Delhi's strategic cooperation with the Washington। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि यूएसए को हम पहले कैसे देखते थे मिडिल ईस्ट में एज अ पावर, और अब हम कैसे देखते हैं। तो लास्ट ईयर द अब्राहम रिकॉर्ड डिड नॉट रिसीव यूनिवर्सल अप्रोबेशन। तो जब अब्राहम रिकॉर्ड हुए तो ज़्यादातर क्रिटिक्स ने ये बोला कि ये तो सिर्फ गिमिक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रेसिडेंट जो बाइडन, ट्रंप के बाद जो उनके नए सक्सेसर आए और उन्होंने भी अब्राहम रिकॉर्ड को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जितनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, तो यहाँ पर लोगों ने बहुत ध्यान देना शुरू किया। जो बेसिकली कंट्रीज़ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। अब अब्राहम रिकॉर्ड जो है वो ऐसे ही रहने वाले हैं और हमें इनका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बाइडन है वो ट्रंप से कहाँ पर डिफरेंट होते हैं, वो ये है कि बाइडन यहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि ट्रंप नहीं करते थे। इन इसराइल न्यू गवर्नमेंट लेड बाय नफ्ताली बेनेट, तो इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू हुए थे, उसके बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई नफ्ताली बेनेट की। तो उन्होंने जो बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर जो बेनेट है वो कोशिश करें कि जो पैलेस्टीनियन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसे श्रिंक किया जाए। मीनवाइल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन इसराइल एंड द यूएई, तो यूएई ने जब इसराइल को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ कर लिया उसके बाद से इसराइल और यूएई के बीच में जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि यूएई का तो ये भी कहना है कि 2031 तक वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ जो उनका ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन का हो जाए। तो इंपॉर्टेंट गेंस इससे दिल्ली को क्या हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडियाज़ न्यू फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिज्म ब्रोक फ्रॉम दैट असेसमेंट। तो पहले हम मिडिल ईस्ट को एक आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट के थ्रू देखते थे कि वो मुस्लिम है, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला अब हम कैसे उससे मूव हो गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई कि अब हम मिडिल ईस्ट को थ्रू द ऐसे रिलीजन के लेंस से नहीं देखते, हम आइडियोलॉजी के लेंस से नहीं देखते, बल्कि हम नॉन आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट करने की कोशिश करें यहाँ पर मिडिल ईस्ट से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम नॉन आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट करें। तो इंडियाज़ न्यू फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिज्म ब्रोक फ्रॉम दैट असेसमेंट एंड डेमोस्ट्रेटेड द फीजिबिलिटी ऑफ अ नॉन आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट विद द मिडिल ईस्ट। और इससे पहले क्या होता था, हम यूएस को मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम की तरह देखते थे कि यूएस की वजह से ही मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अब हम यहाँ पर यूएस को मिडिल ईस्ट में सोल्यूशन का पार्ट देखते हैं, इसीलिए तो हम यूएस से एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया डिफाइंड द यूएस एंड मोर ब्रॉडली द वेस्ट एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द मिडिल ईस्ट। तो हमें लगता था ये जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है यूएस की वजह से है। एज अ रिजल्ट दिल्ली केप्ट अ रीजनेबल पॉलिटिकल डिस्टेंस फ्रॉम द यूएस इन द रीजन। तो मिडिल ईस्ट में हमने हमेशा यूएस से थोड़ी दूरी बना कर रखी। इसके अलावा जब हमारे यूएस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे थे, जैसे कि इंडो पैसिफिक में हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे थे, चाइना को काउंटर करने के लिए इंप्रूव हो रहे थे, उसके बाद भी हम यूएस के साथ जो वेस्ट एशिया है उसमें हम यूएस के साथ यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो द स्टीडी इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस इन द 21st सेंचुरी इंक्लूडिंग द रीसेंट कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज ऑन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक पे तो हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो पॉलिसी वेस्ट एशिया को लेकर थी तो उसमें हम यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे। तो इंस्टेड वी सॉ द फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब ये था कि यूएस हमसे ईस्ट ऑफ द इंडिया में तो कोऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट भी यूएस का साथ चाहते हैं, हम वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में यूएस का साथ नहीं चाहते। लेकिन अब ये पॉलिटिकल टैबू भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो दिल्ली है वो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ और इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ यहाँ पर मीटिंग कर रहा है। तो मैनी रीजनल पावर्स फॉर क्विक। अब यहाँ पर जो यूएस है वो चाहता है कि जो रोल है मिडिल ईस्ट में वो यूएस का थोड़ा कम हो जाए। अब जैसे कि अफगानिस्तान से भी यूएस बाहर आ गया,
तो यहाँ पर यूएस मिडिल ईस्ट में अपना रोल कम करना चाहता है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता। तो द यूएस इज़ अनलाइकली टू क्विट द रीजन। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता लेकिन अपना रोल रखना चाहता है। तो बेसिकली यूएस को चाहिए पार्टनर्स। तो यहाँ पर लोकल पार्टनर्स इंडिया जैसे कंट्रीज ही यहाँ पर यूएस के पार्टनर्स बन सकते हैं। तो द यूएस इज़ अनलाइकली टू क्विट द रीजन बट इट वांट्स टू रिड्यूस सम ऑफ इट्स रीजनल बर्डन्स एंड स्ट्रेंथन इट लोकल पार्टनरशिप। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टनर हो सकता है यूएस का वो है यहाँ पर इंडिया। इट इज़ परहैप्स टू अर्ली टू कॉल द न्यू मिनिस्टर। अब यहाँ पर जो मिनीलेटरल है यहाँ पर यूएस यूएई इजराइल, इसको न्यू क्वाड कहना तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि अभी से हम क्वाड बोल दें, क्योंकि जो बेसिकली इंडो पैसिफिक के लिए जो क्वाड बना है उसको भी बनने में बहुत टाइम लगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा क्वाड बनने में, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये सारे कंट्रीज एंगेज हो सकते हैं। अब व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एजेंडा दैट दिस ग्रुप कैन डेवलप। तो ये जो क्वाड बनेगा नया क्वाड जिसमें इजराइल यूएस यूएई और यहाँ पर इंडिया होंगे, तो इस क्वाड का मेन फोकस क्या होना चाहिए। तो इस क्वाड का मेन फोकस होना चाहिए नॉन मिलिट्री। जैसे कि इंडो पैसिफिक का क्वाड का मेन फोकस है नॉन मिलिट्री, वैसे इसका भी नॉन मिलिट्री फोकस होना चाहिए। जैसे कि ट्रेड, एनर्जी, एनवायरनमेंट और पब्लिक गुड्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें। अब यहाँ पर यूएस यूएई और इजराइल इनकी मिनिस्टेरियल मीटिंग हो रही थी जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी मार्क कर रहे थे अब्राहम अकॉर्ड्स की। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली जब अरब कंट्रीज़ ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, तो ये लोग यहाँ पर इसकी एनिवर्सरी मार्क कर रहे थे। तो इस एनिवर्सरी में इन्होंने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप फोकस करेगा कि रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ाई जा सके और दूसरी ग्रुप फोकस करेगा वाटर और एनर्जी इशूज़ पे। द न्यू क्वाड इन द मिडिल ईस्ट इज़ अनलाइकली टू बी इंडियाज ओनली कोलिशन। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा यहाँ पर क्वाड्स बना सके। इनफैक्ट अब यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोला ऑथर ने कि जो न्यू रीजनलिज्म है उसको सिर्फ आप एक एंगल से नहीं देख सकते, बहुत सारे एंगल उसमें काम करते हैं। यहाँ पर ऑथर ने जैसे एग्जांपल दिया जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में बहुत सारे एक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे नेचुरल गैस जब से पाई गई है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में नेचुरल गैस पाई गई है। दूसरा सेकंड इज द रीअसर्शन ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रीजनल लीडरशिप रोल बाय द इजिप्ट। अब यहाँ पर इजिप्ट ये कह रहा है कि हिस्टोरिकल वही रीजनल लीडर था, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया ये जियो पॉलिटिक्स को कैसे शेप कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर एक कोई चीज़ होती है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर उसको कंट्रीब्यूट करते हैं शेप करने में। इसके अलावा यहाँ पर जो टर्की है, तो टर्की तो बेसिकली चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का एकदम वो बनना, लीडर बनना, ऑटोमन एम्पायर वाले उसके एम्बिशन है। तो इंडिया हैज़ मैनी ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। तो इंडिया के बहुत सारे पार्टनर्स है रीजन में और इंडिया उन सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। और इसके अलावा इंडिया इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड का पूरा फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फेडरेशन है इंडो इजरायली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसने ये भी बोला कि इंडिया का जो स्केल है और जो इजरायली की इनोवेशन है वो लोग मिलकर काम कर सकते हैं। और साथ ही जो एमिरेती के पास कैपिटल है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसराइल और इंडिया मिलकर वंडर्स कर सकते हैं। और इसमें फिर अमेरिका की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट मिल जाए तब तो और भी ज़्यादा वंडर्स कर सकते हैं। तो बियॉन्ड ट्रेड, तो ट्रेड के अलावा भी यूएई, इसराइल और इंडिया जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर डिज़ाइन, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा यहाँ पर उठा लें। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आ गया हो। एक बार मैं इसकी समरी बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने बोला कि यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और ये 4 कंट्रीज़ हैं इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएस। अब इन कंट्रीज़ को क्वाड बोलना बहुत जल्दी हुआ क्योंकि क्वाड बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे कि इंडो पैसिफिक के क्वाड बनने में टाइम लगा। अब यहाँ पर जो दिल्ली है वो पहले बाईलेटरल रिलेशंस रखता था, वो भी पिछले 30 साल से रखना शुरू किया। उससे पहले बाईलेटरल रिलेशंस भी नहीं रखता था। दिल्ली यूएस को देखता था कि यूएस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में, लेकिन अब दिल्ली देखता है कि यूएस सोल्यूशन का पार्ट है। और इसके अलावा यूएस को भी इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यूएस मिडिल ईस्ट से अपनी प्रेजेंस तो कम करना चाहता पर बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता। तो ऐसे में यहाँ पर यूएस को चाहिए लोकल पार्टनर्स, जो दिल्ली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। इसके अलावा जो बाइडन है वो ट्रम्प से ऐसे डिफर करते हैं कि जो बाइडन यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं जो कि ट्रम्प नहीं करते थे। इसके अलावा जो इंडिया का न्यू रीजनलिज्म है वो बहुत सारे एक्टर्स के द्वारा यहाँ पर शेप होगा। जैसे कि यहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पर नेचुरल गैस पाई गई। यहाँ पर उसके बाद जो इजिप्ट है हिस्टोरिकल लीडर है वो उसको क्लेम करता है। यहाँ पर फिर जो टर्की है वो टर्की का ये मानना है कि वो ऑटोमन एम्पायर वाले उसके एम्बिशंस है। तो इंडिया बेसिकली क्या कर सकता है, इंडिया को जिस कंट्री से जो मिल रहा है इंडिया को बेसिकली कोऑपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को यहाँ पर सबसे फ़ायदा होने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसराइल और यहाँ पर यूएसए का एक ग्रुप होगा जिसमें इंडिया भी होगा, तो हम यहाँ पर बेसिकली मिडिल ईस्ट से जितना हम फॉरेन पॉलिसी अपनी अच्छी बढ़ाएंगे उससे हमें भी उतना ही फ़ायदा होगा। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोल क्राइसिस। तो कोल क्राइसिस किसकी वजह से हुई, तो सबसे पहले ऑथर ने ये बताया जो कोल क्राइसिस है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है क्योंकि इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं। तो बेसिकली हम जितना माइन करना चाहे उतना माइन कर सकते हैं। तो जो कोल क्राइसिस हुई है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ऐसा नहीं कि कोल खत्म हो गया। मॉनसून सीजन में
माइनिंग प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से जो कोल की कैपेसिटी वो बढ़ा भी नहीं सकते। टुडे व्हाइल द गवर्नमेंट हैज़ बीन, अब गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि सप्लाईज हैं, वो गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है कि कोई कोल क्राइसिस है। लेकिन अगर इन्वेंट्री देखो तो जो 30 दिन की स्टॉक्स होने चाहिए वो सिर्फ अब 3 दिन के स्टॉक्स बचे हुए हैं। तो दिस हैज़ कम डाउन टू 3 डेज़। तो ऐसे में आउटेजेस देखने को मिल सकते हैं, लाइट जा सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने बोला जो सप्लाई साइड है उसमें लो इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि इन्वेस्टमेंट की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर जो कोल प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाया। अगर डिमांड की बात करें तो कोविड के टाइम में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इसीलिए माइनिंग कोल की कम हो गई थी। उसके बाद लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ गई, लेकिन माइनिंग जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई, जिसके कारण डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया और यहाँ पर कोल की कमी हो गई। और हम कोल इम्पोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो कोल का प्राइस है वो इंटरनेशनली बढ़ गया, लगभग 40% बढ़ गया है। तो यहाँ पर 40% लास्ट मंथ में बढ़ गया। जो चाइना मेजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, चाइना में भी कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और ऑथर ने बोला कि जो कोल क्राइसिस है वो एक आइडियोलॉजी की वजह से भी हुआ है। जैसे कि जो इंडिया बहुत सेल्फ रिलायंस की बात करता है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसके कारण हमने कोल का इंपोर्ट कम कर दिया था। तो कोल डिपेंडेंसी केम डाउन ओवर टाइम। ऐसे ही जो चाइना है वो गो ग्रीन चाहता है कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, हमें कोल थर्मल पावर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली आइडियोलॉजी की वजह से भी यहाँ पर कोल क्राइसिस हुआ है। तो ये एक अलग पॉइंट है कि आइडियोलॉजी की वजह से भी कोल क्राइसिस हुआ है। इसके अलावा जो पावर कंपनीज़ हैं वो कोल को इम्पोर्ट करते थे, लेकिन जो पावर कंपनीज़ हैं उनके पास भी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, वो बहुत ज़्यादा डेट लेडन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो टैरिफ होते हैं वो टैरिफ बहुत जल्दी रिवाइज भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकें। तो द पावर सेक्टर हाउएवर ऑलरेडी हैज़ इट्स वोज। तो यहाँ पर इनके AT&C लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे उनके लॉसेस माउंट हो रहे हैं तो जो इनका अमाउंट ओवर ड्यू है जनरेटर पर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो प्रोड्यूसर्स है वो भी विलिंग नहीं है कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये आर्टिकल है कि हाउ टू मेक कास्ट इररेलेवेंट। तो हम कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे इररेलेवेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक कैंपेन था, जाति तोड़ो अभियान। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय बात करते अंत्योदय की, मतलब लास्ट मैन के, यहाँ पर राइज ऑफ द लास्ट मैन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला जो लास्ट मैन है वो हमेशा सेम नहीं होता है। हो सकता है कि वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही नहीं बल्कि करप्शन की वजह से आगे ना बढ़ पा रहा हो, या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ना आगे बढ़ पा रहा हो। तो यहाँ पर जो सोशल जस्टिस और सोशल मोबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंसान सोशल मोबिलिटी तभी यहाँ पर गैदर कर सकता है जब उसके पास एजुकेशन हो। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल मोबिलिटी के लिए। द BJP अंडर PM मोदी इज वर्किंग रिलेंटलेसली टू इंश्योर दैट अ पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पर जो पर्सन को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि सोशल मोबिलिटी हो। और दूसरी बात ये, एक तो स्क्राइब्ड स्टेटस होता है जो कि बेसिकली आप जहाँ पर पैदा हुए, आप जिस जगह पैदा हुए, जिस कास्ट में पैदा हुए, तो वही आपका स्क्राइब्ड स्टेटस हो जाता। तो पहले उसकी बेसिस पे डिसाइड होता था कि आपका क्या ऑक्यूपेशन होगा। तो इन इंडिया कास्ट इज ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। तो दिस ऑर्डर डिमांडेड दैट ओनली पीपल फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप शुड डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। तो इसमें यह माना जाता था कि जो इंसान जिस कास्ट में पैदा हुआ उसको वही ऑक्यूपेशन करना चाहिए। लेकिन आज हम फोकस करते अचीव्ड, कि आपने क्या अचीव किया, आपके पास कितनी एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्यूपेशन मिलेगा, ना कि आपके अस्क्राइब्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे अस्क्राइब्ड स्टेटस से अचीव्ड स्टेटस की तरफ मूव हुए हैं। इसके अलावा जो BJP गवर्नमेंट है कैसे सोशल जस्टिस की बात करती है, सोशल इंक्लूसिवनेस की बात करती है, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर सोशल मोबिलिटी चाहिए सोसाइटी में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नई स्पीशीज़ की बात की है। तो बेसिकली नई स्पीशीज़ नहीं है, तो एलियम निगियानियम। तो एलियम निगियानम इन द बॉर्डर एरिया ऑफ मलारी विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट ग्रोज एट 3000 to 4800 मीटर अबव सी लेवल्स। और ये बेसिकली ओपन ग्रासी मिडोस के आसपास फाउंड की जाती है। तो ये नई स्पीशीज़ नहीं है, लोकल कम्युनिटीज इसे बहुत पहले से जानती है, लेकिन इन्हें नई स्पीशीज़ मिली है। तो इन अनियन स्पीशीज़ फ्रॉम उत्तराखंड हिमालयस नोन टू लोकल्स बट न्यूली डिस्क्राइब्ड इन साइंस। तो साइंस में इसको पहली बार डिस्क्राइब किया गया, लेकिन लोकल्स बहुत पहले से जानते हैं। इस स्पीशीज़ का नाम है एलियम निगियानियम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आ जाए। तो अनियन स्पीशीज़ है, हिमालय में ज़्यादातर पाई जाती है, लगभग 3000 मीटर से 4800 मीटर सी लेवल के पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट है इसमें बेसिकली इस बारे में बात की गई है कि जो आइस कैप्स हैं, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं। तो आइस कैप्स मेल्ट हो रही है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रही है। जब आइस कैप्स मेल्ट हो रही है तो जो पोलर बियर्स है उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोलर बियर्स है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो द श्रिंकेज ऑफ समर सी आइस इन द आर्कटिक हैज़ बीन अ कंसर्न एज हैज़ बीन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज दैट डिपेंड ऑन इट फॉर सर्वाइवल। तो न्यू स्टडी ने फाउंड किया कि अगर हमने कार्बन एमिशंस नहीं कम किए करंट लेवल्स पे, तो जो समर आइस है वो लगभग 2100 तक यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगी। और जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स हैं जैसे कि सील्स और पोलर बियर्स वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की चाइना की GDP क्यों कम हो रही है। तो यहाँ पर 3 रीजंस बताए गए चाइना की GDP कम होने के लिए। पहले बात ये, जो चाइना था वो पहला कंट्री था, सबसे पहला कंट्री था जिसने पैंडेमिक के बाद रिकवरी करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो चाइना का बेस ही वही बहुत ज़्यादा हो चुका। फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, इंडिया की इकॉनमी -24 पे पहुंच गई थी। तो यहाँ पर बेस ही इतना कम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा भी ग्रो करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव में ग्रोथ दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है
वो सबसे पहला कंट्री था जिसने रिकवर किया, तो यहाँ पर उसका बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें उसकी ग्रोथ कम दिख रही है। दूसरी बात, जो चाइना है उसमें फ्यूल क्रंच हो गया, जैसे ही हमारे जैसे फ्यूल क्रंच इस वजह से हो गया, दिस इंक्लूड अ मैसिव फ्यूल क्रंच दैट इज क्रैम्पिंग द कंट्रीज ग्रोथ इंजन। तो यहाँ पर भी कोल क्राइसिस की शॉर्टेज वजह से यहाँ पर फ्यूल क्रंच हो गया। तीसरी बात, रियल एस्टेट का, जैसे कि एवरग्रांट पे इतने ज़्यादा लॉसेज हो गए, तो तीसरी प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना का जीडीपी है वो कम हुआ। अब इससे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो ऑफकोर्स इंडिया पे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो इंडिया और चाइना का ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा, तो इंडिया टू कुड सी एन इम्पैक्ट गिवन दैट द कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड विद चाइना हैज़ ग्रोन नियरली 50%। तो पिछले 9 महीने में जहाँ पर हमने चाइना से इम्पोर्ट कम करने की कोशिश की, लोगों ने चाइना के सामानों को भी लेना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो लगभग 50% बढ़ा है। वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हम चाइना के लिए, अगर हम असेंबली भी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है जिसका हम काम कर रहे हैं वो तो बेसिकली चाइना से ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम कोशिश करके भी जो इंपोर्ट्स हैं चाइना से कम नहीं कर पाते, और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो चाइना के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की गई थी, तो कल मैंने आपको बताया भी था हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, जो 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पर चाइना ने बोला कि उन्होंने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक स्पेस मिसाइल टेस्ट की, स्पेस व्हीकल टेस्ट किया, उन्होंने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं की। और जो भी ये न्यूज़ चल रही है कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की, वो सब गलत है। अब चाइना एक लॉ लेकर आ रहा है जिसमें पेरेंट्स को पनिश किया जाएगा अगर बच्चे का कोई गलत बिहेवियर है। तो चाइनाज पार्लियामेंट विल कंसिडर लेजिस्लेशन टू पनिश पेरेंट्स इफ देयर यंग चिल्ड्रन एग्जिबिट वेरी बैड बिहेवियर और कमिट क्राइम्स। तो इनका बेसिकली ये लॉ लेकर आ रहे हैं। तो ये होता है अथॉरिटेटिव कंट्री, तो जहाँ पर अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली ऐसे ही लॉज लेकर आती है। अब जो चाइना है वो अपने बच्चों के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप गेमिंग सिर्फ 1-2 घंटे खेल सकते हो, वीकेंड में 2-3 घंटे खेल सकते हो, इससे ज़्यादा आप गेमिंग नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पर ब्लाइंड वर्शिपर नहीं हो सकते हो। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आपको अपने बच्चों को कैसे सोशलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर जो बेसिकली चाइना है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल स्फेयर में यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है। होना ये चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो पर्सनल स्फेयर में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, लेकिन चाइना में गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सब कुछ पार्टी के लाइंस पर होना चाहिए। जैसा पार्टी चाहती है, जैसा पार्टी कंट्री के लोगों को बनाना चाहती है, वैसा ही यहाँ पर कंट्री रहे। अब नेटो और रशिया में वापस से जो टाइज़ हैं वो बहुत ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस ने रशिया के 8 स्पाइस को एक्सपेल कर दिया, ये कहते हुए कि ये स्पाइस हैं। 8 लोगों को एक्सपेल कर दिया ये कहते हुए कि ये जासूस हैं। अब यहाँ पर जो वेस्ट और रशिया के रिलेशन है वो एकदम ऑल टाइम लो हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले नेटो मेंबर्स ने क्रिटिसाइज़ किया, जो रशिया ने यूक्रेन में बेसिकली यहाँ पर एनेक्सेशन किया था, तो उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया। तो पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया के एनेक्सेशन के बाद रशिया को G8 से बाहर निकाल के ये ग्रुप बन गया G7। फिर इसके अलावा ये रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वेस्ट में जब बेसिकली यूएस में इलेक्शंस हुए थे तो रशिया ने उसमें इंटरफेरेंस की थी। इसके अलावा मॉस्को जो है वो अक्यूज़ करता है नेटो को, तो जो मॉस्को वो नेटो को ये अक्यूज़ करता है कि रशियन बॉर्डर्स के आसपास उन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री लगा रखी है, तो इसकी वजह से डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है वेस्ट और रशिया में, जो कि आगे तक चल रही हैं। अब इथोपिया, तो इथोपियन मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स, तो ये जो टिग्रे रीजन है यहाँ पर इथोपियन मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो ये जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद, इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज़, और ये ऐसे काम कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को मरवा रहे हैं। तो बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ में से बहुत सारे लोगों को नोबेल मिला है जिन्होंने सिर्फ उनके एक एक्ट की वजह से उन्हें नोबेल मिल गया, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि बिल्कुल पीस के अगेंस्ट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेनरी किसिंगर, और यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल ये हैं अबी अहमद, जैसे कि टिग्रे में इतने सारे लोगों को मरवा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मेटावर्स की बात की गई, तो मेटावर्स बेसिकली ये है एक वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पर क्रिएट कर देना ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से, जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वहाँ पर टूर कर सकते हैं। तो मेड 4 ईयर्स अगो यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग ने बात की है मेटावर्स की। तो वर्चुअल वैकेशंस कर सकते हैं फार अवे फ्रॉम लव्ड वंस वाया हेडसेट और यूजिंग अ स्मार्टफोन। यहाँ पर आप चीज़ें खरीद बेच भी सकते हैं। तो खरीद बेच कैसे सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल नॉन फंजेबल टोकन्स के द्वारा वहाँ पर डिजिटल एसेट होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो मेटावर्स की बात की गई है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज़ का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जब मेटावर्स बनेगा तो यहाँ पर जो फेसबुक है वो इसके ऊपर भी अपनी मोनोपोली जमा लेगा, और यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे। तो हैंड ऑफ अदर सिलिकॉन जायंट्स वुड एंड अप मोनोपोलाइजिंग द मेटावर्स एंड यूज इट टू कलेक्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम पर्सनल सिचुएशन। जैसे कि इंटरनेट में भी कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी मोनोपोली जमा ली और उसके बाद यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे ही मेटावर्स जैसी कोई चीज़ बन जाएगी। ये इंटरनेट के बाद दूसरा बड़ा इवोल्यूशन होगा अगर यहाँ पर मेटावर्स जैसी कोई चीज़ बनती है। अब यहाँ पर आरबीआई ने स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट निकाली। तो स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आरबीआई निकालता है। तो आरबीआई ने ये बोला है कि अब अगर अभी हम अपनी अकोमोडेटिव इंस्टेंस को खत्म करके कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करना शुरू कर दें तो स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है जो इकॉनमी है वो स्लो ग्रोथ की तरफ चली जाएगी और
इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई अभी अपनी पॉलिसी को अकोमोडेटिव रखे हुए ना कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब कल भी हमने आईएमएफ के ऊपर रिफॉर्म्स पे डिस्कशन किया, तो आज भी हम देख लेते हैं कि आईएमएफ में किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो कोटा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोटा तब तय किया गया था जब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनके आसपास कोई कंट्री था भी नहीं, लेकिन अब चाइना जैसे कंट्री जो है जो यूएस को यहाँ पर टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोटा रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रिक कंट्री के कोटा को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरी बात आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में जब बाईलेटरल कंसल्टेशन होते हैं जिसमें जो आईएमएफ कमेटी है वो यहाँ पर कंट्री से 1 to 1 बात करती है, तो यहाँ पर जो बात की जाती है और डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का नहीं यूज़ किया जाता और ये लोग सिर्फ बायलैटरल कंसल्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा है ये ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल ये इतने सारे कंट्रीज से बात करते हैं लेकिन उसके बाद भी ये किसी भी क्राइसिस को एंटिसिपेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल एशियन करेंसी क्राइसिस है, ये उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए। उसके अलावा कोई भी क्राइसिस आती है किसी को भी एंटिसिपेट नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। As you know, the Article 4 consultation of the International Monetary Fund is one of the most important instrument जो कि सर्विलांस रखता है कि जो मेंबर कंट्रीज की इकॉनमी कैसा काम कर रही है। One by hindsight, it has been repeatedly said that the fund could never pinpoint an incipient crisis। तो कोई भी incipient crisis होती है, कोई भी आने वाली क्राइसिस होती है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो उसको नहीं पता कर पाता। फॉर एग्जांपल एशियन करेंसी क्राइसिस को भी ये एंटिसिपेट नहीं कर पाया था कि एशियन करेंसी क्राइसिस को छाने वाली है। इसके अलावा more importantly, when the last global financial crisis took place, people ask the question, for example जो यूएस बिगेस्ट शेयर होल्डर आईएमएफ का और जिसका बिगेस्ट कोटा है, तो आईएमएफ ये फेल कर गया कि यहाँ पर जो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो आ सकती है, उसको भी एंटिसिपेट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर या तो आप बायलैटरल कंसल्टेशन कर रहे हो कंट्री से, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, डेटा का यूज़ करो, ताकि आप कुछ एंटिसिपेट तो कर पाओ कि कोई क्राइसिस आने वाली जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकें। तो यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई। तो क्या इन सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर देना चाहिए? फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड बैंक है वो रैंकिंग की मैनिपुलेशन करता है, यहाँ पर जो आईएमएफ है वो किसी क्राइसिस को एंटिसिपेट नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो कोटा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ना ज़रूरत हो, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको आज भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए तो यहाँ पर बेसिकली आईएमएफ ने ही हमें हेल्प किया था। तो आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, हम मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, तो उन कंट्रीज़ के लिए तो आईएमएफ अभी भी बहुत हेल्पफुल है। तो आईएमएफ जैसी चीज़ों को नहीं हटना चाहिए। और जहाँ पर इंडिया यहाँ पर बात करता है कि यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो यहाँ पर इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।